एवरीवन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कालकोठरी की घटना के बारे में और एक अलीनगर की संधि के बारे में और जो बंगाल के आगे नवाब बने थे उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कालकोठरी की घटना के बारे में। तो कालकोठरी की घटना का जो जिक्र है वो हॉरवेल नामक अंग्रेज के बुक से मिलता है। तो हॉरवेल नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने अपने बुक अलाइव द वंडर में ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि आंखों देखा हाल वर्णन किया था। तो हॉलवेल के अनुसार क्या था कि एक छोटा सा कमरा था जिसमें कि जो एक बार छोटा सा कमरा था जिसमें कि 146 अंग्रेजों को नवाब ने बंद करवा दिया था और सुबह होते होते उसमें से 123 लोग मर गए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आता है जो पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि कभी कभी उस कमरे का जो साइज पूछ लेता है। तो हम यहाँ पे उस साइज को मेंशन कर देते हैं कि जो जिसका उन्होंने वर्णन किया छोटा सा कमरा उस कमरे का साइज था 18 फीट वो लंबा था और 14 फीट वो चौड़ा था और वो एकदम अंधेरा कमरा था। जो हॉरवेल ने कहा है कि वो एकदम अंधेरा कमरा था जिसमें हमें बंद कर दिया गया था और उसमें मैं स्वयं भी था जिसमें कि 146 लोग थे, 123 लोग सुबह होते होते मर गए और 23 व्यक्ति ही सिर्फ जीवित बचे थे। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ये थी। तो आइए हम जानते हैं कि अलीनगर की संधि के बारे में। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो क्लाइव और नवाब के बीच हुई थी। इससे जुड़ी मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में क्या था कि मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आ गए थे क्योंकि यहाँ पे जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने अधिकार कर लिया था, उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था और वहाँ पे अपना शासन चला रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आए यहाँ पे वापस और जिससे कि नवाब को खतरा महसूस हुआ तो नवाब तेज निकले और नवाब ने क्या किया कि अलीनगर की संधि कर ली। तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। ये संधि इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। किसके बीच हुई थी? तो क्लाइव और नवाब के बीच हुई थी। तो इस संधि की जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी? तो इस संधि की जो प्रमुख बातें थी उसमें ये हुआ था कि जिन जिन फैक्ट्रियों पे नवाब ने कब्जा कर लिया था वो सारी फैक्ट्रियां नवाब को अंग्रेजी शासक को वापस करनी थी। और दूसरी ये थी कि अंग्रेजों को ये अधिकार देना होता था कि वो अपने सिक्के वहाँ पे ढाल सके। और तीसरा ये था कि पुनः दस्तक को लागू किया जाए यानी कि अंग्रेजों को फ्री पास दिया जाए और इस पे नवाब ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि को स्वीकार कर लिया था। अलीनगर की जो संधि हुई थी उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को नवाब पे भरोसा नहीं रहा और वो उन पे षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। तो नवाब के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो करीबी लोग थे उनको अपने साथ मिला लिया ताकि वो उनसे युद्ध कर सके। तो उनके करीबी लोगों में कौन कौन से थे? तो उनके करीबी लोगों में थे मीर जाफर जो कि उनके सेनापति थे, राय दुर्लभ जो कि सेना नायक थे, माणिकचंद जो कलकत्ता में अधिकारी थे, अमीर चंद जो कलकत्ता के धनी व्यापारी थे, जगत सेठ जो कि बंगाल का साहूकार था। तो क्लाइव ने अच्छी षड्यंत्र रची और उन्होंने सबको लालच देके मिला लिया और 23 जनवरी 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ऊपर हमला बोल दिया और यही हमला इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से चलित आया, प्रमुख हो गया। तो पलासी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसकी हार हुई? तो सिराजुद्दौला की हार हुई। पीसीएस एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पलासी का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में गंगा के सहायक नदी भागीरथी के तट पे हुई थी। और बहुत बार ये लोग गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो गंगा नदी में टिक कर देते हैं, लेकिन गंगा नदी के किनारे नहीं है वो भागीरथी नदी के किनारे। तब सही जवाब क्या होगा? भागीरथी के तट पे हुई थी। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पे हुई थी। ठीक है।
इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गए और इस युद्ध में सिराजुद्दौला और मीर जाफर का पुत्र मीरन मारा गया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? किसी भी युद्ध का परिणाम जो जीतता है उसके लिए फायदेमंद होता है, तो अंग्रेजों के लिए फायदा हुआ। अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था बढ़ गई, अंग्रेजों को अधिक व्यापार में उन्नति हुई, बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया और ये सारे फायदे अंग्रेज को हुए। तो जो मीर जाफर थे जिन्होंने नवाबी के लालच में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था, नेक्स्ट जो नवाब बने थे वो मीर जाफर बने थे। वो 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल पे शासन किए। मीर जाफर ने नवाबी पद पाने के लिए सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। तो नवाबी पाते ही उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को 24 परगना की, जो एक ही जगह का नाम है, 24 परगना की जिम्मेदारी पुरस्कार में दे दी। साथ ही उसने मीर जाफर ने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड एवं 50 लाख रुपए दिए थे और सेना भी से भी पुरस्कृत किया था। इतने सारे पैसे नवाब ने क्लाइव को दिए थे। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नवाबी पद पाने के लिए नवाब ने क्लाइव को कितने रुपए दिए? तो 2,34,000 पाउंड दिए थे, रुपए नहीं दिए थे, पाउंड दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है ना कि मीर जाफर से रिलेटेड अंग्रेज का ही एक अधिकारी था, उसने एक बात बोली थी जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। जो अंग्रेज अधिकारी मॉल्सन थे उन्होंने एक बात कही थी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो मीर जाफर को सोने की बोरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि जब मर्जी आए बोरी में हाथ डाला और पैसे निकाल लिए। इसी से वो तंग आ गए थे मीर जाफर, और उन्होंने क्या किया था, मीर जाफर ने बार बार अंग्रेजों की इस व्यवहार से तंग आकर उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया और अपनी जगह पे अपने दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। बार बार अंग्रेज पैसा मांग, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मीर जाफर ने क्यों अपना त्याग पत्र दिया नवाबी पद से? तो उन्होंने इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि अंग्रेज उनको सोने की बोरी की तरह ट्रीट कर रहे थे, जब मर्जी आए तब पैसा ले लेते थे, इसलिए मीर जाफर ने त्याग पत्र दे दिया और अपने दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। तो मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक शासन किए। मीर कासिम मीर जाफर के ही दामाद थे और सही मायनों में कहा जाए तो बंगाल को एक अच्छा शासक मिल गया था, काफ़ी सुयोग्य शासक मीर कासिम साबित हुए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम किया था, उन्होंने क्या किया, सेना का गठन किया, जमींदारियों का बकाया धन वसूली करवाया, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए जिससे कि प्रजा खुश रहे। लेकिन अंग्रेज को प्रजा की खुशी से मतलब नहीं था, उन्हें अपने फायदे से मतलब था, जिसके कारण कितनी ही बार मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होते रहे। तो इससे तंग आकर जो मीर कासिम है वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष के कारण तंग आकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया। जो उनकी राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसको बदलकर उन्होंने मुंगेर कर लिया। मुंगेर जो कि अभी बिहार का एक पार्ट है। और उन्होंने क्या किया, जो मीर कासिम थे उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जैसे ही वो अपना राजधानी का परिवर्तन किया, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने दस्तक पर पाबंदी कर दी। वो सोचे कि हम रहेंगे नहीं बंगाल में तो अंग्रेज हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे और वो आसानी से वहाँ मुंगेर में रह के अपना शासन करेंगे, और उन्होंने दस्तक पे पाबंदी लगा दी। तो दस्तक पे जैसी पाबंदी लगी अंग्रेज बौखला गए और बौखला के फिर से उनका संघर्ष चालू हो गया। लेकिन मीर कासिम भी इसके लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने क्या किया कि मुंगेर में ही तोप और बंदूक बनाना शुरू कर दिया था कि अगर किसी दिन ब्रिटिश हमला करे तो वो उसके लिए रेडी रहें। तो 1763 ईस्वी में क्या हुआ कि मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया। उन्होंने संघर्ष किया और जिसमें 1763 ईस्वी में मीर कासिम को उनके पद से हटा दिया और पुनः क्या किया, जो मीर जाफर थे उनको दोबारा से नवाब बना दिया।
ठीक है। तो अभी मीर कासिम के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे, बंगाल के नवाब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।